गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीपीसीएस जो 24 वाली हमारी सीरीज स्टार्ट की थी हमने, उसमें 25 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं और ये है टेस्ट नंबर 26 और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 25 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 26। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो यहाँ पर कथन है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए 8 अगस्त 2022 को, यानी पिछले वर्ष की बात है, भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन के 80 वर्ष पूरे किए। ठीक है, जिसे अब अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज किस महिला ने फहराया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा, अरुणा असफ अली, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट? मुंबई के ग्वालियर टैंक में, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसका अब अगस्त क्रांति मैदान नाम कर दिया गया है, भारतीय ध्वज फहराने वाली क्रांतिकारी महिला का नाम है अरुणा असफ अली। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीएससी पीसीएस की, जो 24 के लिए जो चल रही है। तीसरा प्रश्न है भारत छोड़ो। ठीक है, भारत छोड़ो और साइमन गो बैक प्रसिद्ध नारे सबसे पहले किसने गढ़े? किसने गढ़े थे ये? महात्मा गांधी, लाला लाला है, लाला दादा नहीं है, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल या यूसुफ मेहर अली? भारत छोड़ो और साइमन गो बैक, ये जो नारे सबसे पहले गढ़े थे वो गढ़े थे यूसुफ मेहर अली ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी का था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये केवल है भारत छोड़ो और साइमन गो बैक। तो भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे और उपरोक्त घटनाओं का सही कालक्रम जो है बताना है आपको। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का होना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह। सबसे पहले कौन सा आएगा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये 1931 का है, पहला 30 का और तीसरा 32 का। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का है और रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ था 1946 में। तो 3-2-1 हो गया, ये तो फिर सी हो गया इसका आंसर। 3-1। देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के दौरान लंदन में, यहाँ गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में, यानी 8 अगस्त 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन नामक आंदोलन का एक नया चरण शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने जनता को करो या मरो का नारा दिया और उन्हें अहिंसक तरीके से विरोध करने के लिए कहा। गांधी और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन आंदोलन ने अपना काम कर दिखाया। रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह की बात करें तो फरवरी 1946 में शुरू हुए, जब रेटिंग्स के नाम से जाने जाने वाले
गैर कमीशन अधिकारियों और नाविकों के एक वर्ग ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। यह बेहतर भोजन और आवास की मांग को लेकर हड़ताल के रूप में शुरू हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्तक्षेप किया। उन्हीं के हस्तक्षेप के कारण यह विद्रोह समाप्त हुआ। विद्रोहियों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। तो 46 का है रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, 42 का है भारत छोड़ो आंदोलन और 31 का है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पांचवा प्रश्न 2 स्टेटमेंट वाला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सरोजनी नायडू से रिलेटेड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय लिखा है, अगर पहली महिला अध्यक्ष कर देता तो गलत हो जाता, क्योंकि एनी बेसेंट थी। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन और ये पहली भारतीय, 1925 का कानपुर अधिवेशन, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो। कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दी गई थी। उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को बीरबाला के नाम से जाना जाता है? उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, कनकलता बरुआ या सरोजनी नायडू? बीरबाला के नाम से इनमें से किस को जाना जाता है? बीरबाला के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, कनकलता बरुआ को। देखिए, कनकलता बरुआ असम के सोनितपुर जिले के गोहपुर की रहने वाली थी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी आयु मात्र कितनी, 18 वर्ष की थी। स्थानीय लोग उन्हें बीरबाला के नाम से जानते हैं। 20 सितंबर 1942 को भारी संख्या में लोग असम के सोनितपुर जिले के गोहरपुर पुलिस चौकी पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। उनका उद्देश्य था पुलिस चौकी पर लगे यूनियन जैक को उतारकर भारतीय झंडा फहराना। कनकलता महिलाओं के समूह का नेतृत्व कर रही थी। थाने के दरोगा के धमकी देने पर भी नहीं मानी वो और झंडा लेकर आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो पुलिस की गोली का शिकार हुई और शहीद हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। ये बंगाल में वामपंथी राजनीति तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थी। वर्ष 1930 के चटगांव शस्त्रागार लूट में सूर्यसेन के साथ लड़ी थी। ठीक है, सूर्यसेन के साथ लड़ी थी का मतलब है सूर्यसेन के साथ मिलकर लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। और वर्ष 1932 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी के बारे में कही जा रही हैं? राजकुमारी अमृत कौर, कल्पना दत्ता, कमला देवी चट्टोपाध्याय या अरुणा आसफ अली? बताइए। वर्ष 1930 के चटगांव शस्त्रागार लूट में सूर्यसेन के साथ लड़ी। 1932 में आजीवन कारावास की इनको सजा सुनाई गई। किसके बारे में ये कथन है? ये बात हो रही है कल्पना दत्ता के बारे में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो कल्पना दत्ता बंगाल में वामपंथी राजनीति तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थी। वर्ष 1930 के चटगांव शस्त्रागार लूट में सूर्यसेन के साथ लड़ी। वर्ष 1932 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उनके बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन वो भूमिगत तरीके से पार्टी तथा आज़ादी के लिए लगातार काम करती रहीं। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में बात कर रहा है परिच्छेद। ये गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थी तथा नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र शिक्षा के माध्यम से महिलाओं तथा हरिजन समाज को सशक्त बनाना था। वह अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संगठन की अध्यक्ष भी रही थी। ठीक है, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन की अध्यक्ष रही। किसके बारे में बात हो रही है? कमला देवी चट्टोपाध्याय, कल्पना दत्ता, राजकुमारी अमृत कौर या अरुणा आसफ अली? ये बात हो रही है राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, राजकुमारी अमृत कौर ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो पंजाब के कपूरथला राजघराने से संबंधित थी तथा लंदन से पढ़ाई करने के बाद वो भारत लौटी। वो गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थी तथा नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने अपना योगदान दिया।
उनका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षा के माध्यम से महिलाओं तथा हरिजन समाज को सशक्त बनाना था और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संगठन की अध्यक्ष भी रहीं वो। तो ए आंसर है। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन में वो लोगों के साथ मिलकर जुलूस निकालती और विरोध प्रदर्शन करती थी। शिमला में 9 से 16 अगस्त के बीच उन्होंने प्रतिदिन जुलूस निकाला तथा पुलिस ने उन पर 15 बार लगातार निर्दयता से लाठीचार्ज किया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से किस महिला ने धर्षणा नामक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी व सभी अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है इसका उत्तर? धर्षणा नामक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी व अन्य सभी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए। तो सरोजिनी नायडू प्रारंभ से आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय रही थी। उन्होंने धर्षणा नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। 3 दिसंबर 1940 को विनोबा भावे के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लेने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें शीघ्र ही जेल से रिहा कर दिया गया। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए प्रमुख नेताओं में वो भी शामिल थी। उन्हें पुणे के आगा खां महल में रखा गया था और 10 महीने के बाद जेल से वो रिहा हुई तथा फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई। भारत में फैले प्लेग महामारी के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए भारत सरकार ने केसर हिंद की उपाधि उनको दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था। भारत सरकार मतलब उस समय की ब्रिटिश सरकार। बाकी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया तथा मार्च 1949 तक वो इस पद पर बनी रहीं और अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सरोजिनी नायडू भारत में हिंदू मुसलमान एकता की प्रबल समर्थक थीं और उन्हें उनकी कविता के लिए भारत की बुलबुल, नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, बहुत पूछा गया ये प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सीधे सीधे बनेंगे एग्जाम्स में या एक्सप्लेनेशन से भी बन सकते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा दोनों को। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महिला ने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इंकलाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था? अरुणा आसफ अली, कल्पना दत्ता, राजकुमारी अमृत कौर या कमला देवी चट्टोपाध्याय? राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इंकलाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आसफ अली। देखिए, अरुणा आसफ अली नमक सत्याग्रह के दिनों से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय रही थी, लेकिन उनकी जो पहचान है वो 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में बनी, जब नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने भी अन्य नेताओं की भांति ही भूमिगत तरीके से भागीदारी की और आंदोलन के प्रचार में अपना योगदान किया। उन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इंकलाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न है 11, सुचेता कृपलानी से रिलेटेड। सुचेता कृपलानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट एक गलत है? गलत नहीं होगा तो आंसर डी होगा। 3 स्टेटमेंट है। देखिए, इनका विवाह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य जेवी कृपलानी से हुआ था और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य तथा बाद में लोकसभा की सदस्य भी रहीं ये सुचेता कृपलानी। वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट तो कोई है नहीं, तो इसका आंसर हम लगाएंगे डी। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे कथन सत्य हैं, इसलिए डी है इसका आंसर। तो सुचेता कृपलानी का राजनीतिक जीवन तब प्रारंभ होता है जब वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास की लेक्चरर थी। वर्ष 1936 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य जेबी कृपलानी के साथ उनका विवाह हुआ। उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगी और अपनी लेक्चरर की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया और जेल गईं। वर्ष 1943 में जब कांग्रेस ने महिला विभाग की स्थापना की, तब सुचेता कृपलानी को उसका सचिव बनाया गया। और इम्पोर्टेंट है ये, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो सदस्य थीं, बाद में लोकसभा की सदस्य भी बनी और 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी
और वह एक ऐसी महिला थी जो भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला ने कांग्रेस रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? अरुणा, आसफ अली, कल्पना दत्ता, राजकुमारी अमृत कौर या उषा मेहता? कांग्रेस रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान दिया किसने? उषा मेहता, ऑप्शन नंबर डी। तो बात करें उषा मेहता के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद जब सभी मुख्य कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब जिन लोगों ने गुप्त तरीके से आंदोलन को चलाया उनमें उषा मेहता प्रमुख नाम है। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होने वाली सभी घटनाओं को जनता तक पहुंचाया। इन सदस्यों में उषा मेहता के अलावा विट्ठल दास, चंद्रकांत झावेरी, विट्ठल दास थे, चंद्रकांत झावेरी थे, बाबू भाई ठक्कर और शिकागो रेडियो व मुंबई के टेक्नीशियन नानक मोटवानी शामिल थे। देखिए, इस रेडियो का जो प्रसारण है वो मुंबई में विभिन्न स्थानों पर छिपाकर किया जाता था तथा प्रत्येक अगले दिन का प्रसारण किसी दूसरे स्थान से होता था। इसे कांग्रेस रेडियो नाम से प्रसारित किया गया तथा 3 महीने तक चलने के बाद ही इसे पुलिस पकड़ पाई कांग्रेस रेडियो को। कांग्रेस रेडियो के माध्यम से उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके द्वारा देश भर के विभिन्न स्थानों से आने वाली क्रांति की खबरें इस पर प्रसारित की जाती थीं, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर आंदोलन कर रहे सत्याग्रह को हौसला मिलता था। और इस रेडियो के माध्यम से चटगांव बम ब्लास्ट, जमशेदपुर हड़ताल और अस्थि और चिमूर में पुलिस के बर्बरता को प्रसारित किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जितनी महिलाएं हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, कोई भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मीराबेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मीराबेन मेडलिन ब्रिटिश नेवी ऑफिसर एडमंड स्लेड की बेटी थी और मीराबेन नाम जो है उन्हें महात्मा गांधी ने दिया था, गांधी जी ने दिया था। कौन सा सही है इसमें? ठीक है, एक नई स्वतंत्रता सेनानी मतलब अगली स्वतंत्रता सेनानी महिला का नाम है मीराबेन। तो मीराबेन ये नाम गांधी जी के द्वारा दिया गया और ये जो मीराबेन नाम की महिला थी ये मेडलिन ब्रिटिश नेवी ऑफिसर एडमंड स्लेड की बेटी थी। मतलब ये एक ब्रिटिशर हो गई ये, और ये दोनों की दोनों बातें करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, मीराबेन का वास्तविक नाम था मेडलिन स्लेड तथा वो ब्रिटेन के एक कुलीन परिवार से संबंधित थी। मेडलिन ब्रिटिश नेवी ऑफिसर एडमंड स्लेड की बेटी थी और अपने फ्रांस प्रवास के दौरान जब वो फ्रेंच लेखक रोमन और रोलैंड से मिली और महात्मा गांधी पर लिखी गई उनकी पुस्तक से वह अत्यंत प्रभावित हुई, तभी उन्होंने भारत आने का निश्चय किया और वर्ष 1925 में वह भारत पहुंची और साबरमती आश्रम में रहने लगी। गांधी जी ने उन्हें अपनी बेटी माना और मीराबेन नाम दिया। ठीक है, तब से वह गांधी जी की सहयोगी के रूप में हमेशा उनके साथ रहने लगी। वर्ष 1931 में वह गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन गई। वह गांधी जी के विचारों को इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में स्थित समाचार पत्रों को भेजती थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वो ऐसा करती रही। देखिए, लंदन से वापस आने के बाद वह खादी के प्रचार प्रसार में लग गई तथा इसके लिए पूरे देश की उन्होंने यात्रा की। यात्रा से वापस आने के बाद सरकार ने उन्हें मुंबई में प्रवेश करने से मना कर दिया, लेकिन वो इसके बावजूद वापस गईं और अपनी गिरफ्तारी उन्होंने दी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मीराबेन को भी गांधी जी के साथ गिरफ्तार किया गया और उन्हें आगा खां महल में भेज दिया गया, जहां वो 21 महीने तक रहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रो मोर फूड अभियान की सलाहकार रहीं। उन्होंने ऋषिकेश में एक आश्रम की स्थापना की तथा जीवन के अंतिम समय तक वे जो है वहाँ रहीं। इस तरह मीराबेन ने अपना संपूर्ण जीवन भारत की सेवा में अर्पित किया तथा गांधी जी के संदेशों का पालन करती रहीं। ठीक है, एक ब्रिटिश महिला जिसने अपना पूरा जीवन भारत की सेवा में अर्पित किया। दिया गया नाम महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। कमला देवी चट्टोपाध्याय के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। कमला देवी चट्टोपाध्याय नमक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही राजनीति में सक्रिय रही थी। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य अकादमी
संगीत नाट्य अकादमी तथा भारतीय दस्तकारी परिषद की स्थापना में अपना योगदान दिया? कमला देवी चट्टोपाध्याय, स्वतंत्रता सेनानी। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय नमक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही राजनीति में सक्रिय रही। उसके बाद वो लगातार स्वतंत्रता संघर्ष के लिए होने वाले आंदोलनों में भाग लेती रहीं, ठीक है, या भागीदारी देती रही। अपने राजनीतिक संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। जेल से छूटने के बाद वो अमेरिका गईं और वहाँ के लोगों को भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सच्चाई के बारे में बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अपना समय भारत की कला, संस्कृति, दस्तकारी के उत्थान में लगाया। वह सहकारी संगठनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ज़्यादा सही रहेगा ना। उन्होंने सहकारी संगठनों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य अकादमी, संगीत नाट्य अकादमी और भारतीय दस्तकारी परिषद की स्थापना में योगदान दिया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। वर्ष 1955 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? बी.डी. सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर भाषण देते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन 0 आवर प्रारंभ किया गया। ये प्रश्न बड़ा मतलब ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग से एक, ठीक है। प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उत्तर क्या है? ऑपरेशन 0 आवर। सही है ये वाली बात, पहली बात। दूसरी बात, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। डी है इसका आंसर। और यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया था एग्जैक्ट 2017 में, ठीक है। तो सारे के सारे प्रश्न मतलब स्टेटमेंट ये सही है। तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। कि बी.डी. सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर भाषण देते थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है, जिसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया अगली सुबह 9 अगस्त को। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट आधुनिक भारत के मॉडर्न हिस्ट्री के। एक तरह से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड ही थे। तो इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। धन्यवाद। फुल टेस्ट सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके